हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार आज फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं, आपको पता है। तो आज हम स्टूडेंट आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ बढ़िया से पढ़े हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आ जाओ, क्योंकि वही सबका बेस यहाँ पे बनने जा रहा है। आज का आपका चैप्टर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हिंदी क्या होती है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज हमको पढ़ना है चुंबकत्व। इसका नाम केवल पार्ट का नाम मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो। अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो आप कह सकते हो गतिमान आवेश व चुंबकत्व। तो जैसा कि आप चैनल देख रहे हो संस्कार एकेडमी योगी सिंह, आपको पता भी होगा, लेकिन बताना जरूरी है आपको ना। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई कहानी नहीं बोलने वाला हूँ, ये बात तो तय कर लो, क्योंकि बुक्स में शुरुआत में कहानी दिया होता है, पत्थर लाओ, लोहा लाओ, वगैरह वगैरह दुनिया भर का। आज वो सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, सीधे लॉजिक पे बात करेंगे। वो सब कहानी आप सुन के आए हो, बार बार वही कहानी किया सुनाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं ना, आप भी जानते हो। अब हमको पढ़ना है चुंबक के बारे में। अब हमको पढ़ना है चुंबक के बारे में। अब चुंबक वास्तव में क्या हम पत्थर वाला पकड़ के ले आएंगे? नहीं। अब आवेश के द्वारा चुंबक बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब उसकी खोज कैसे हुई? सब प्रैक्टिकली है, सब प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकल करते गए, मिलता गया, दिखाते गए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल आप भी आज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको रटाना है, रटाएंगे तो है नहीं। आप प्रैक्टिकल घर पे बैठ के करना, मैं बताता हूँ बस। यहाँ पे बहुत सारे निकलेंगे। आज मैं आपको पहुँचाऊँगा बायो सेवर्ट लॉ तक, फिर उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि अब की बार हमारा ऐसा कुछ होगा जिसमें चार्ज लगातार मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से चुंबकत्व बना होगा। चलो, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा है नहीं। आज हम पढ़ेंगे चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबक के द्वारा। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मान लो आपके पास एक कोई वायर है, ठीक है ना। एक कोई वायर है। अब ये वायर कैसा है? मतलब कि ऊपर प्लास्टिक का लेयर है कि नहीं है, आपकी मर्जी। इसे प्लास्टिक का लेयर ले भी सकते हो, नंगा वायर भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक करंट आई वायर में फ्लो कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरुआत में आपको मतलब कि अभी आपका चैप्टर नया शुरू होने जा रहा है, तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना भी कह देता हूं कि इतना इंटरेस्टेड चैप्टर मिलने वाला कहीं है नहीं। तो थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम कंप्रोमाइज़ उसमें क्या करवाना है, आपको हर एक बात बेहतरीन ढंग से आएगी, बस देखते चलो आराम से, कहीं पे गिव अप मत करना वीडियो को। मान लिया हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है ना। चलो, वायर में करंट दौड़ा दिया ऐसे, ठीक है ना। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि सवाल क्या आया? मैं कंपास से खेल रहा था, कंपास को यहाँ पे लाया, चुंबक की कंपास सुई जानते हो ना। कंपास सुई आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। चुंबक यहाँ था, चुंबक मान लो रखा था, तो कंपास सुई क्या, चुंबक की वजह से क्या होता था, इसका सुइया थोड़ा डगमग डगमग करता था। ये लगता था हाँ चुंबकीय बल लग रहा है इस पे, नहीं, चुंबक की वजह से होता था, तब इसको चुंबक कहा गया। ये चुंबक था, चुंबक की वजह से कंपास सुई का निडल क्या हुआ, हिला डुला, तो इस चुंबक बना, मतलब ये चुंबक था, इसकी वजह से हो रहा था। अब मैंने कंपास को खेल खेल में यहाँ पे ले आया, तो देख रहा हूँ कि जैसे ये वायर के पास आया, करंट कैरिंग वायर, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे निडल यार ऐसे हो गया, ऐसे दे हो गया, हिल गया, निडल हिल गया। मतलब क्या? मतलब यही कि ये अभी क्या है, ये एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। आखिर चुंबक की तरह नहीं काम करता तो कंपास क्यों हिलता भाई? कंपास का निडल क्यों हिलता? कंपास का निडल तो चुंबक के बलते ही तो हिलता है ना। तो नहीं जानते तो जान लो कि कंपास हुई चुंबकीय प्रभाव से हिलती डुलती है। तो यानी कि जब ये कंपास मैंने यहाँ पे खेल खेल में ले आया तो ये क्या हुआ, ये हिल गया। मैंने नहीं लाया, किसी ने लाया, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ।
मैंने कहाँ लाया, मैं तो मतलब कि ये सब प्रैक्टिकल हो रहा है बता रहा हूँ, ये मत सुना कि हम भी लाए थे करे थे, वो पता नहीं उस जमाने में मैं क्या रहा हूँगा। चलो आ जाओ, ये क्या था, ये हिला, यानी कि ये लगा कि हाँ अभी मतलब कि जो करंट कैरिंग वायर है इसका एक क्षेत्र है, इसका क्या है, क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र है, क्योंकि इतने दूर पे काम हो रहा है, इतनी दूर पे तो काम हो रहा है, क्षेत्र में काम हो रहा है, ना तो इनके सट के, इनको सटना थोड़ी पड़ रहा है, इतना दूरी पे काम कर रहा है। यानी कि करंट कैरिंग वायर का एक क्षेत्र है, जो वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है उसका एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में एक कंपास, उस क्षेत्र में इस कंपास की सुई पर प्रभाव पड़ रहा है, कंपास की सुई पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इसका एक क्षेत्र है और यह एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, और वह क्षेत्र कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ मजा आ गया नहीं। आखिर कंपास वाली सुई को हिलने का भाई क्या मतलब बनता है, क्योंकि चुंबक अगल बगल रहा होगा, और अगल बगल का जब ये वायर दौड़ाए हैं, करंट दौड़ाए हैं, तो अब भाई इन्हीं का मतलब खेल है ना, यहाँ पे और कुछ थोड़ी है, यहाँ पे तो खाली वायर है, करंट दौड़ रहा है, कंपास की सुई हिल गई। मैंने कहा कि यानी कि अब वायर क्या है, एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। कब, जब करंट दौड़ रहा है, बिना करंट दौड़े नहीं। अब बिना करंट दौड़े तो वायर ले घूमते रहोगे, खेत खलिहान कहीं नहीं कुछ होने वाला। वायर में करंट दौड़ना चाहिए, और वायर में करंट दौड़ेगा तो ये चुंबक की तरह काम करेगा, और जब चुंबक की तरह काम करेगा तो उसका एक क्षेत्र होता है, जैसे चुंबक का एक क्षेत्र होता है ना, ये चुंबक का एक क्षेत्र होता है भाई, कि यहाँ एक चुंबक रखा है, इसका मतलब एक क्षेत्र होता है, कुछ दूरी तक कोई वस्तु आती है तो वहाँ पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। नहीं, चलो, तो यानी कि आपने सीखा कि आपने देखा कि अगर कोई वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है तो वह एक चुंबक की तरह काम करता है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब बात ये आई, जानते एक बात और आई, करंट तो दौड़ा, हिला, यानी कि चुंबक है, चुंबक का क्षेत्र है। अब एक बात तब दिमाग में और घुसी, जब हमने करंट को उल्टा कर दिया ना, इसी वायर में करंट ऐसे लगा दिया तो भाई यो हिल गया, सुइयो ऐसी हो गया, ऐसी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी एक दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका एक डायरेक्शन है, तभी तो ये दूसरी ओर घूम गया। अगर डायरेक्शन उसका नहीं होता तो इसे हिला रहता तो थोड़ा और आगे पीछे हो जाता, लेकिन उल्टा हो गया, करंट उल्टा किया तो यह भी उल्टा हो गया। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा भी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से, इसके ऊपर लगा दो क्या, एरो, क्योंकि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि हो गई ना। क्यों सदिश कहना पड़ा हमको, क्योंकि हमने देखा कि करंट का डायरेक्शन बदला तो सुई का भी बदल गया। सुई का क्यों बदला होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदला होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का बदला होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, उसका चेंज हुआ होगा तो इस पर प्रभाव कुछ और पड़ गया होगा। इस प्रकार हमको पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र की एक क्या होती है, दिशा होती है, इसीलिए हमने इसको कहा वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है, समझना बात को, नोट करते रहना, करंट कैरिंग वायर मतलब क्या, ऐसा वायर में करंट दौड़ रहा हो, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप क्या लिखोगे हिंदी में कि ऐसा वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, वह उत्पन्न करता है अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों ओर। करंट कैरिंग वायर एक अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हम कहेंगे बाई एक्सपेरिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन,
ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता चला कि उस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का तभी उस पर प्रभाव पड़ा, उसका मतलब कि उल्टा करा तो उसका क्षेत्र बदला, क्षेत्र की दिशा बदली, क्षेत्र की दिशा बदली तो इसलिए ये बदला, नहीं तो थोड़ी बदला होता। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। बस इतना सही तो बात है करंट कैरिंग वायर। अब यहां पे ऐसे भी कह सकते हो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। नहीं, अब सुई कंपास को हिला दिया तब भाई तो इसमें कुछ तो जरूर है। तो यहाँ पे लिखना करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, ऐसा वायर जो करंट फ्लो कर रहा होता है, वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। या ऐसे भी कह सकते हो व्हाट इज मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेट। नो पत्थर नो चूना, कुछ नहीं, केवल वायर और करंट, और वो बन गया क्या, वही बना दिया हमने, उसी को मैग्नेट बना दिया। वायर में करंट फ्लो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वायर, अब वो भी सुन लो कि वायर चाहे नंगा हो, चाहे वायर के ऊपर प्लास्टिक का लेयर लगा हो, वह इन पे प्रभाव डालेगा जरूर। एक क्रियाकलाप आप घर पे भी कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन चेंज करना, ये अभी बदल जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा ये चुंबक था, इसका एक क्षेत्र था, जब मतलब कि करंट ऊपर बह रहा था तब क्षेत्र ऊपर जा रहा था, मतलब किसी और जा रहा होगा, उसका डायरेक्शन अभी हम सीखेंगे निकालना, तभी इधर हिला होगा। और जब करंट को चेंज करा तो क्षेत्र भी चेंज हुआ होगा, क्षेत्र चेंज हुआ होगा तो ये भी बदल गया। यानी कि क्षेत्र क्या होता है, वो इसको दिखाते हैं बी से, उस मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप समझ गए ना। ये सारी बातें अंग्रेजी में लिखी बस गई, लेकिन प्योर हिंदी है, प्योर। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ तो नोट करते रहना अपने कॉर्नर पॉइंट पे, एक भी कहीं भी मिस नहीं करेगा, बस देखते रहो। इसको मैं मिटाने का मौका दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। अच्छा, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये वायर था, ये रखा था कंपास, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि किसका प्रयोग था। आपने क्लास 10 में उसको पढ़ा है तो प्रयोग था हेनरी ऑशरटेट का, नहीं तो वहाँ पे मैंने बताना था कि भूल गया, लेकिन आप जान जाओ कि वो हेनरी ऑशरटेट का प्रयोग था, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था। यस सर जी, पढ़े तो हैं, आपने बताया नहीं तो हमको पता है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब जानते हो, अब हम कुछ आपको और तरीके बताने जा रहे हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं, आपको बताते हैं, आप करके देखिएगा। सर आप भी इतना काम देते हो, चलो आ जाओ। कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं। ये मान लो कोई करंट कैरिंग वायर, आप कहोगे इतना टेढ़ा क्यों बनाते हो, बुक में ऐसे ही बनाता है, लंबी बनाते हैं ऐसे। एक कोई करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसा जो करंट दौड़ रहा है, ठीक है ना। यहां पे एक चार्ज हमने रखा है Q, मान लो एक चार्ज हमने यहां पे रखा है Q, मान के लिए रख दिया, टोटली रख दिया, मतलब कि प्योरली रख दिया, मतलब कि कोई संदेह नहीं, रख दिया। जान रहे हो एक करंट कैरिंग वायर है यार, यहां पे एक हमने Q रख दिया। हमने कहा कि when we kept a charge Q near a current carrying wire। अब इतनी इंग्लिश सुनते सुनते आपको भी इंग्लिश की आदत हो ही गई होगी। मैंने क्या कहा कि जब हम रखे अ चार्ज, एक चार्ज Q नियर अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर के पास, देन मतलब कि इन द रेस्ट सिचुएशन, अब हिंदी पूरी बढ़िया से सुन लो, फिर मत करना सर इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो, कि जब हमने रेस्ट वाली स्थिति में, विराम अवस्था में एक चार्ज Q को इस करंट कैरिंग वायर के पास रखा, देन तब not affected Q by the current carrying wire, then not affected Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस पर इसकी वजह से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा।
नोट करना इस बात को, कह दो कि जब हमने करंट कैरिंग वायर के पास विश्रामावस्था में एक चार्ज Q को रखा, तब Q पर I की वजह से यानी करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप कहोगे सर बना बात का बात क्यों बता रहे हो, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हमसे क्यों बता रहे हो? तो समझो बात को हमारे ना। अब जानते हो खेल, नोट कर लेना कि जब करंट कैरिंग वायर के पास विरामावस्था में हमने एक चार्ज Q को रखा, तब Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाह वाह, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जान रहे हो क्या होने वाला है? अब हमने इसी चार्ज Q को थोड़ा सा वेग दे दिया, वेग थोड़ा सा दे दिया। अब जान रहे हो क्या होने लगा? अब ये होने लगा कि ये धीरे धीरे इधर भागने लगा, इधर लो करंट कैरिंग वायर की ओर भागने लगा। फिर हम एक केस लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज Q नॉट व्हेन अ चार्ज Q नॉट रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन की बात नहीं है, कुछ वेलोसिटी मैंने दे रखी इसकी, उसके बाद क्या हुआ, देन मतलब कि देखा गया, उसके बाद क्या देखा जा रहा है, जो चार्ज Q है वो इसकी ओर जाना चाह रहा है। यानी कि मतलब क्या हुआ, इस पर एक बल लगा नहीं, आखिर इधर क्यों भाग रहा है, इस पर एक बल लग रहा होगा तभी तो इधर जा रहा है। जबकि जब देखो जब Q विश्रामावस्था में था, इन द रेस्ट सिचुएशन, देन नॉट इफेक्टेड Q बाय द करंट कैरिंग वायर, एंड व्हेन Q इज इन वेलोसिटी देन इफ इफेक्टेड बाय द करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, जब Q विश्रामावस्था में था तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब इसको मैंने थोड़ा सा वेलोसिटी दे रखा तो क्या हुआ है, इधर भागने लगा, यानी कि इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगने लगा। अब इधर क्यों जा रहा है, अब की बार है आप लिखोगे, मैं पूरी का अंग्रेजी फिर नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, हिंदी में लिख लेना कि जब हमने Q चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दे रखी इसी के डायरेक्शन में, करंट कैरिंग के डायरेक्शन में, जैसे करंट जा रहा है, ठीक है ना, तब देखा गया कि Q करंट कैरिंग वायर की ओर जा रहा है, यानी कि इस पर एक बल लग रहा है। अब यह बल कैसे लगा, हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। समझे ना? अब ये मत सोचना कि करंट यहाँ पे, आखिर जान रहे हो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, इसका एक क्षेत्र होगा, क्षेत्र में जब ये आवेश दौड़ने लगा तो इस पर एक बल लगने लगा, और बल लगने लगा तो इधर जाने लगा। लेकिन जब रेस्ट में था तब कोई बल नहीं लग रहा था। आप बात हमारी समझ रहे हो ना, मैं इतनी टॉप कहानी बता रहा हूं कि मेरे बिना लिखा है बहुत कुछ तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जानते हो कंक्लूजन क्या निकलता है, आप बोलोगे सर इतना सारा बता डाले, कंक्लूजन क्या निकलता है यार, पहले बताओ, कहानी बहुत बताया तुम। कंक्लूजन यही निकलता है कि करंट कैरिंग वायर जो है ना, लिखो कंक्लूजन में, पहला करंट कैरिंग वायर नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि करंट कैरिंग वायर जो होता है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, यही बात निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता तो बल कहां से लगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा। अरे भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, समझो बात को हमारे, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q है, अरे मान लो वैसे कोई चार्ज Q रखा है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज Q से इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बगल में अगर कोई और मान लो कोई चार्ज रखा है तो इनकी वजह से इन पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे विश्रामावस्था में हो चाहे गति की अवस्था। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, पार्ट नंबर 1 में। तो आप अगर देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो यह जो रेस्ट में था ना उस पर भी प्रभाव पड़ता। अगर करंट कैरिंग वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो रेस्ट वाले पर भी प्रभाव पड़ता, लेकिन नहीं बनाता है। करंट कैरिंग वायर नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट। देन आई केप्ट अ स्मॉल चार्ज Q, या कोई भी चार्ज स्मॉल चाहे कोई भी रख लो, चाहे बड़ा करो, Q
देन नॉट इफेक्टेड, क्यों? बाय द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब रेस्ट में था। अब आप जानते भी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आपका रेस्ट में हो चार्ज चाहे मूविंग में हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, दोनों पे बल लगाता है नहीं? तो आप समझ गए इस बात को कि अब हमने पढ़ाया भी होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, अगर कोई चार्ज क्यू है तो इसका पाथ भी बनाया गया होगा, पाथ बनाया भी गया होगा, अगर देखा होगा आपने तो इसका पाथ बनता है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट वाले पे भी लगती है और मूविंग वाले चार्ज पे भी लगती है, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ओनली ऑन मूविंग चार्जेस। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अप्लाई होती है केवल और केवल मूविंग चार्ज पर, ठीक है ना, रेस्ट वाले पर नहीं। तो हमको एक कंक्लूजन मिल गया कि करंट कैरिंग वायर नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। समझ गया ना? कहानी तो समझ में आई रही होगी, बहुत इंटरेस्टेड कहानी, मैंने कहा ना पढ़ोगे तो बेहद मजा आने वाला है। बस थोड़ी इंग्लिश, मतलब कि अब आप इंग्लिश के लायक हो चुके हो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो प्रॉब्लम मत, वीडियो को रोक लेना, लिख लेना आराम से। तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक खत्म हो गया ना। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने हेनरी ऑस्टर्टेट का प्रयोग देख डाला और एक क्यू चार्ज लेके इनका भी सारा गुत्था मुत्था निकाल डाला। अब हम देखेंगे कि जो आपका बी है ना, बी यूनिट ऑफ वी देख लें, यूनिट ऑफ वी, यूनिट ऑफ बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अभी कहोगे सर क्यों रटा रहे हो? रटा नहीं रहा बेटा, बस देखते रहो, रटाऊंगा क्यों, अभी सब मिल जाएगा, अभी आप इसको देखो ना। स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं कि आपने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स, आपने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, मैं नहीं बोलूँगा वहाँ पे, ई डॉट ए पढ़ा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है ना। ये होता है बी डॉट ए। वैद्युत के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ पे हम लिख लो चुंबकीय फ्लक्स, है ना। और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या लग गया? चुंबकीय क्षेत्र भी लग गया। इसका और एक मात्रक होता है, इसका एक मात्रक और होता है टेस्ला, ठीक है ना। आप इसको लर्न कर लो, ये टेस्ला वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है, ठीक है। और इसका एक मात्रक और बना सकते हो, देखो इसका मात्रक होता है बेवर, इसका मात्रक क्या होता है? बेवर। और बी का मात्रक क्या हो जाएगा? इधर ए आएगा बेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक एक और क्या हो जाएगा? बेवर पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक ऐसा यूनिट है, आप इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? यूनिट ऑफ बी का क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अभी हमको आगे इसके बारे में देखने को मिलेगा। या फिर टेस्ला भी कह सकते हो, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया? चुंबकीय फ्लक्स से आया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है ना। तो बी का मात्रक क्या जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब इनके इंपॉर्टेंट यूनिट है, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम कोई ना हो। अभी आगे चलते जाएंगे, तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप पहला लेक्चर देख रहे हो, सारे सब मिलेंगे अभी आपको, पढ़ना बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं हम लोग, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो क्योंकि एग्जाम में भी ऑप्शन नहीं पूछता है तो बच्चे घर चक्कर खा जाते हैं, देख नहीं रहते हैं, तो इसको बढ़िया से याद कर लो अच्छे से। और ये वाला रिलेशन याद कर लो कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ए होता था, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स होता है बी डॉट ए होता है, ठीक है ना। बस इतना सा। अब आगे इसको मिटा के हम लोग चलते हैं। चलो स्टूडेंट देखते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। अभी तक हमने सारी कहानी देख ली, सारे प्रपंच देख डाले, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे बढ़िया प्रपंच क्या था कि करंट कैरिंग वायर था, इस जो रेस्ट वाला क्यू था उस पर नहीं काम कर रहा था, यानी कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। चलो बायो-सेवर्ट लॉ देखते हैं क्या कहता है, बस देखते रहो आराम से। बायूट, इसका नाम बायूट है लेकिन टी साइलेंट रहता है, बायूट-सेवर्ट लॉ। और आप जानते भी हो कि लॉ का कोई प्रोविजन नहीं होता, लॉ का कोई प्रोविजन नहीं होता, लॉ है ना, ये तो आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। टी है लेकिन टी साइलेंट रहता है। बायो-सेवर्ट लोग मतलब ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं सब, ये क्या बताए हमको?
बायो सेवर्ट जानते हो क्या करा, इन्होंने ये करा कि एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, इन्होंने कहा कि मैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताऊंगा और डायरेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसा वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसके अगल बगल किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैं उसके परिमाण को भी बताऊंगा और मैं उसके डायरेक्शन को भी बताऊंगा। कितनी मजे वाली बात है। इन्होंने क्या लिख लेना अपनी कॉपी पे कि बायो सेवर्ट नियम के अनुसार किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके अगल बगल किसी पॉइंट पर हम लोग मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहो, ठीक है ना, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि कूलॉम लॉ आपने पढ़ा था, कूलॉम लॉ मैं आपको याद दिला देता हूँ, COULOMB, कूलॉम लॉ अगर आपने पढ़ा था तो ये अप्लीकेबल था केवल कहाँ पे, यह कहाँ पे यूज होता था, केवल पॉइंट चार्ज पर। आपको याद होगा कि ये सब पॉइंट चार्ज पर हमने पढ़ा है, केवल पॉइंट चार्ज पर ये एप्लीकेबल है। उसी प्रकार बायोट सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ अप्लीकेबल, यह कहाँ पे एप्लीकेबल है जानते हो, नहीं जानते हो, मतलब कि पूरे वायर के लिए नहीं, स्मॉल डिस्टेंस डीएल, स्मॉल डिस्टेंस डीएल पूरे वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई, जान लो इतना। ये नहीं कि पूरे वायर के लिए एप्लीकेबल है ना, बायो सेवर्ट केवल जैसे कूलॉम लॉ पॉइंट चार्ज पर, उसी प्रकार जो बायो सेवर्ट लॉ है बहुत छोटे डिस्टेंस पर, वायर के बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए बताता है। तो ये मान लो वायर है कोई, हमने यहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस डीएल काटा, चलो यहाँ पे काट लिया, आई करंट फ्लो हो रहा है और हमने यहाँ पे वायर का स्मॉल डिस्टेंस डीएल काट लिया, कहीं से काट लिया, छोटा सा डिस्टेंस काट, इतने के लिए एप्लीकेबल है ही। इसके बाद सारे के लिए भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बायो सेवर्ट का जो लॉ है ना, ये छोटे के लिए काम करता है। डीएल का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन, इसका भी मतलब कि इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए ना, क्यों अभी बताता हूँ क्यों होना चाहिए। डीएल का डायरेक्शन बराबर आई का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन करंट का है वही किसका है, आपके आई का है, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट लॉ, अब देखो इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, इससे मतलब कि डीएल से आर बहुत छोटा है दूरी है, डीएल आप जानते हो, बहुत सारी कहानी इसके बारे में पढ़े हो, बहुत छोटा दूरी होता है। स्मॉल मतलब कि इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, डीएल का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन होना चाहिए ना, दोनों डायरेक्शन रहेंगे तभी तो जो हमारा भी आएगा वो मतलब कि वो अभी एक डायरेक्शन वाला आएगा, दोनों का डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए एल का भी यहाँ पे हमने डायरेक्शन रखा है। स्मॉल डिस्टेंस पी पर हमको क्या निकालना है, एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी पे आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इन्होंने बताया वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल आर, ऐसे आई इंटू डी एल वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों क्रॉस लगाया गया यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस इसलिए लगाया गया, एक मिनट, क्रॉस इसलिए लगाया गया क्योंकि इसका एक बी का डायरेक्शन बनेगा और क्रॉस रहेगा तभी डायरेक्शन बनेगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेक्टरों का गुणनफल आपने पढ़ा होगा कि डॉट होता है तो अदिश होता है और क्रॉस होता है सदिश होता है। क्रॉस होने के लिए मतलब ये सदिश है तो यहाँ पे क्रॉस तो होना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल मल्टीप्लाई क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है ना। हमने क्या बताया आपसे कि चुंबकीय मतलब कि बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, बायो सेवर्ट का जो लॉ है बहुत छोटे से डिस्टेंस के एप्लीकेबल है। उन्होंने यही बताया कि वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब, यही बताया उन्होंने। ये हो गया
इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसमें से कई लोग सोचेंगे सर प्रोबेशन कहेगा तो, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे बेटे, परेशान क्यों होंगे, यही होता है, ये लॉ है ना, अल्लाह का कोई प्रोबेशन नहीं होता। और आपकी बुक में किया भी होगा तो मैं बताता हूँ कैसे किया होगा, ध्यान दो। अभी समझ गया ना, ये तो हो गया वेक्टर। अब ये वेक्टर आर इधर है आपका, आर इधर डायरेक्शन आर का, आर का डायरेक्शन इधर है। और आप जानते भी होंगे कि अगर ये दोनों वेक्टर हैं, तीसरा जो वेक्टर बी होगा, ये भी तो वेक्टर है ना बी, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है। क्रॉस का मतलब यह वेक्टर है, अगर यहाँ पे डॉट लग गया होता ना तो इसका दिशा थोड़ी निकाल पाते। अब इसके निकालने के डायरेक्शन इसका क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का, यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी आपको नहीं पता, वो तो आगे मिलेगा अभी आपको, बिल्कुल परेशान मत होना। अभी सारे नियम बताऊंगा मैं, स्क्रू लॉ होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है, सब पता चलेगा, बस देखते रहो। ये तो समझ में आपको आ गया ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू बायो-सेवर्ट लॉ के लिए μ0/4πi dl क्रॉस आर आर क्यूब। चलो अब इनको हम चेंज करते हैं, नीचे लिखना अप्लीकेबल ओनली ऑन स्मॉल डिस्टेंस dl। चलो अब मैं इसको लगाता हूँ इसमें, अब लाता हूँ इन स्केलर फॉर्म में, मतलब कि केवल मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन भी देगा, निकालने का तरीका भी बताता हूँ मैं। μ0/4π ए है आपका स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म, ठीक है ना, μ0/4π आई dl क्रॉस आर, तो क्या हो जाएगा dl r साइन थीटा, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा देता है ना, यानी कि इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच का एंगल। अब आर को यहाँ से भी जोड़, अब तुम लोग सोच रहे हो सर यहाँ से क्यों नहीं जोड़े, अगर देख रहे हो बढ़िया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत छोटा डिस्टेंस है, इनके बीच का एंगल dl r साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r। अब आर क्यूब हो जाएगा, ए इनसे कट्टे, ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू μ0/4π आई dl साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। लो ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट लॉ इन द स्केलर फॉर्म, बायो-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम सर। तो यहाँ तक तो बढ़िया से समझ में आ गया आपको, तो आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा ना। प्रोविजन दिखाऊँ आपको, प्रोविजन देखना चाहते हो, बस यही, बस अभी मेंटेन करो अपने आप को, मैं दिखाता हूँ अभी आपको प्रोविजन। कूलॉम लॉ जैसे कि पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल था, उसी प्रकार बायो-सेवर्ट लॉ केवल एप्लीकेबल है स्मॉल डिस्टेंस dl के लिए, बस ये भी मेंटेन करो अपने आप में, ठीक है ना। और ये नियम आपने देखा ना, अब इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। और हाँ, यहाँ पे क्लास वाला नियम, मतलब कि अगर एक दिशा वाला समझ नहीं पा रहे तो क्लास 11th मैंने पढ़ाया है आपको, 11th में वीडियो भी उसका पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके देख लो। यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया गया है, क्रॉस इसलिए लगाया गया है क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर के लिए यहाँ पे क्रॉस का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उसको आप देख सकते हो जाके 11th वाले में, संस्कार अकेडमी योगेश सिंह, वेक्टर डाल दोगे तुरंत सारा दिखा देगा, प्लेलिस्ट तैयार है। इसको मिटाते हैं, प्रोविजन आपको दिखाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि स्मॉल डिस्टेंस की वजह से स्मॉल सा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो यहाँ पे डी भी लगा सकते हो, डी लगा लो, ये डी भी है, बहुत छोटा बनेगा, छोटा सा डिस्टेंस कितना बनाएगा, छोटा सा बनाएगा ना। तो यहाँ तक तो या प्रोविजन आपको बताना था ना। चलो एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे μ0 क्या है, पीछे हमने पढ़ा था ε0 पढ़ा था, ε0 पीछे पढ़ा था ना, कोई बात नहीं। वो था निर्वात की वैद्युतशीलता, ये μ0 है। वो परमिबिलिटी था, ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर कह सकते हो एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। परमिबिलिटी मतलब क्या, निर्वात की चुंबकशीलता कह सकते हो भाई, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता μ0, ठीक है ना। और ये भी याद कर लो कि μ0, अरे रिलेटिव परमिबिलिटी, जैसे वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी था, यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी, माध्यम की परमिबिलिटी और बटे निर्वात की परमिबिलिटी, ठीक है ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे वहाँ पे आपेक्षिक था वैसे यहाँ पे भी हुए है,
तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट आर। अरे म्यू अपान म्यू नॉट, यहाँ पे क्या है, म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और यह क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और यह क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी। ये संबंध रख लो अपने माइंड में। अब इनको प्रूव मैं करके आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि बायो-सेवर्ट के लॉ से dB इज इक्वल टू, आपने पढ़ा कि क्या पढ़ा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, यही पढ़ा ना। ये जानते हो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया dB प्रोपोर्शनल टू, आप ऐसे लिख सकते हो करंट I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB रेसिप्रोकल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। चारों को मिलाया गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारी किताब में ऐसे ही प्रूव करता है, ठीक है ना। ये लॉ है, लॉ का प्रूफ थोड़ी कोई होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू कहोगे आई dl साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाओगे ना बेटा तो मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। आ गया ना, अरे वाह, आ तो गया, यही तो है, कुछ है नहीं, इसने प्रूव कर लिया, 2-3 नंबर पा जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बात जान लो कि म्यू नॉट पाई 4 पाई का मान 10 पे पावर -7 होता है, बहुत छोटा, 10 पे पावर -7 बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अभी भी हमने पढ़ा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस परमिबिलिटी का बताओ मात्रक, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, इसको म्यू बोलते हैं, आप जानते हो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर आपने पढ़ा है कि B का मात्रक क्या होता है, देखो B का मात्रक आपने जो जो पढ़ा है, आपने पढ़ा है अभी न्यूटन पर एम्पियर मीटर पढ़ा है, इसका मात्रक टेस्ला भी पढ़ा है, ठीक है ना। और इसका मात्रक आपने पढ़ा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब आपने म्यू नॉट के मात्रक पढ़े हैं। तो इस पे अगर निकाला जाए इसका मात्रक, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, देखो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए म्यू नॉट रहन दो, आई का हो जाएगा एम्पियर और dl का हो जाएगा मीटर, इसका कोई मात्रक नहीं, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। टेस्ला भी रख के निकाल सकते हो, तो टेस्ला पे रख के निकालोगे तो क्या आएगा, देखो म्यू नॉट का अगला मात्रक देख लो, टेस्ला हो जाएगा इसका, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा, टेस्ला एम्पियर, टेस्ला मीटर और पर एम्पियर हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ से भी निकाल सकते हो म्यू नॉट का मात्रक, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक मीटर से मीटर यहाँ कटे, फिर मीटर से मीटर यहाँ कट जाएगा, ये आपका बचेगा न्यूटन पर एम्पियर और गुणे एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। 3 मात्रक हमने यहाँ पे आपको निकाल के रखे, क्योंकि हमने आपको बताया है B का 3 मात्रक बता के रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार यह वाला वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन को ज्ञात करना, जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लगाया था वो आपको जानना है ना, कि कैसे निकालते हैं, स्क्रू लॉ लगाते हैं, फिर राइट हैंड पॉम रूल कैसे लगाते हैं, सारी बातें उसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और जो भी इन पे क्वेश्चन बनते हैं लगाते रहो, नोट्स अपना तैयार बढ़िया से करते रहो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो बताते रहो, ठीक है ना। टॉपिक सारे क्लियर चल रहे हैं, क्योंकि आज फाउंडेशन था, यानी कि नींव था, एक पहला मतलब कि एक नया चैप्टर शुरुआत किया हमने, तो इसको आप अच्छे से समझे हैं, ठीक है ना। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में डायरेक्शन के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।